मोडेस्टी का देखो। हम्म। चलिए आज हम लोगों का जो आज सेक्शन जो हम लोगों को शुरू करना है ना, वो सेक्शन 46 to 50 चलेंगे। अब इसका सिनॉप्सिस को कैसे पढ़ना है। 46 to 50 एविडेंस ऑफ कैरेक्टर। साक सील का साक्ष्य। सील का साक्ष्य। हाँ, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर। इसी को मोडेस्टी भी बोलते हैं ना। मोडेस्टी भी बोलते हैं किसी की इज्जत को। ठीक है। ये सील का साक्ष्य 46 से 50। पुराना 52 से 55। ये इंडियन एविडेंस एक्ट, जो झारखंड वाले हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये 2020 से 2023। ठीक। अब इसमें मसला इस बात का है कि पढ़ने में कभी कभी क्या करता है, ये प्रॉब्लम करता है, समझ नहीं पाते हो, आगे पीछे हो जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया। एक हमने बांटा है पक्षकारों का सील, यानी सील का साक्ष्य, है ना। तो इसमें पहले इसको एक कैटेगरी ये कर लो पहले इसकी। इन सिविल मामलों में सिविल मामलों में और आपराधिक मामलों में। इन सिविल मैटर इन क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल मैटर्स। तो सिविल मामलों में सेक्शन कौन कौन सा एप्लीकेबल होता है। सॉरी, 46 and 50 ठीक है। 46, 46 and 50। और यहाँ पे 47, 48 and 49। ठीक। अब ये तो इस ग्रुप की बात हो गई ना, यानी 46 से 50 में इसका क्रिमिनल मैटर में और सिविल मैटर में दोनों में अलग अलग हो गया। 46 and 50, 47, 48 and 49, है ना। अब हम आते हैं इसका यूजुअल, जैसे इसको यूज करना है, कैसे करना है। पूरे एविडेंस में इसको लेंगे, पूरे एविडेंस में सील कहाँ कहाँ पे आपका प्रभावी होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे पहला, यहाँ पे भी हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे। एक पक्षकारों का सील, यानी कैरेक्टर ऑफ पार्टीज, पक्षकारों का सील। और दूसरा है कैरेक्टर ऑफ साक्षी,
साक्ष्य क्या बोला, विटनेस, है ना। नहीं, ये पूरे को ओवरऑल, पूरे ओवरऑल देखते पहले, अभी पूरे उसमें। फिर यहाँ पे किसका बोला मैंने, हाँ, साक्षियों का, साक्षियों का सील। अब पक्षकारों का सील जो है, इसी को हम लोग अभी दो उसमें बांटे थे, किसमें बांटे थे, दो उसमें, ये पक्षकारों के सील को हम लोगों ने सिविल और क्रिमिनल में बांटा था। ठीक है, सिविल एंड क्रिमिनल जो पहले डिवाइड कर चुके हैं। अभी इसको फिर अभी लेते हैं भी, एक बार और डिवीजन होगा इसका, सिविल और क्रिमिनल। अब ये साक्षियों का सील पूरे आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में किन किन सेक्शन में ये बिलोंग करता है, वो लिखना है आपको। तो पहले लिखिएगा सेक्शन 130, सॉरी 143, दोनों लिखना है। इंडियन एविडेंस का भी लिखना है, इंडियन एविडेंस एक्ट का भी लिखना है, और बीएसए का भी लिखना है। ठीक है, तो पुराने नए लोग दोनों हो गए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का 138, 138 ये कहाँ पे गया है, 143 में गया है, 143 बीएसए में गया है। फिर 140 का गया है 145 में। 145 का, इसको जरा देखना, 145 में गया कि 140, 140, पुराना 145 है ना, हाँ सही है। फिर उसके बाद आइए 145 का, पुराने का 148 हो जाएगा। अब इस 148, बात समझ में आ रही ना। फिर उसके बाद 146 का, 146 का 149, अरे यार, 149। फिर इसके बाद 147, 147 का 150। फिर उसके बाद आइए 148, 148 का 151, 153 का 156, 154 का 157, 155 का 158। यानी इतने सेक्शंस में साक्षियों के सील का साक्ष्य। ठीक है, साक्षियों के सील का। ठीक है, कितने सेक्शन हो गए, 8, 9, 9 है ना। 9 सेक्शन में आपका कैरेक्टर जो है और देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तो देखेंगे देखेंगे 46 से 50 में, नए में, और बाकी इंडियन एविडेंस एक्ट में यहाँ पे भी देखा जाएगा। ठीक है, ये तो आपका। अब आइए, अब इसके ऑपरेटिव पार्ट पे आते हैं कि हमको जो हमने सील, देखिए इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी कैरेक्टर के बारे में पता नहीं होगा, चरित्र के बारे में, या शील शब्द से उनको बहुत ज्यादा भी, मतलब बहुत लेना देना नहीं होगा, बस ऐसे ही चल रहा है, चल शील, है ना। और बहुत से लोगों को आड़ लग रहा होगा क्या शील। तो देखो इसका कितना रोल कितना होता है, कैरेक्टर से ही समझ में आ जाता है ना कि शील क्या होता है। नहीं तो शील हम बोलते हैं तो आप लोग दूसरी सील से मुहर लगा के चले गए, सील करके चले गए, है ना, वो वाला। तो वो सील और ये सील में अंतर होता है ना। वो सील होता है, ये शील होता है, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरे उसमें चलते हैं। अब हमको पढ़ना कैसे है, पहले दो पार्ट में हमने बांटा था, किसमें, सिविल में और क्रिमिनल में ना, सिविल एंड क्रिमिनल।
तो अब ये जो सिविल में है, इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। पहला एक तो ये कि सामान्यता सुसंगत नहीं है। क्या सिविल मामले में सामान्यता, इन जनरली सामान्यता क्या है? सुसंगत, सुसंगत नहीं है। सेक्शन कौन सा है? 46। नया 46, पुराना 52। और फिर अब जब यहां पे कह रहा है कि जनरली नॉट कंसिस्टेंट, यानी जनरली नॉट रिलेवेंट, सामान्यता सुसंगत नहीं है, किसमें? 46। तो अब जब वही सामान्यता बोल दिया है तो इसका मतलब कि जनरल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है, तो एक्सेप्शन होगा कुछ ना कुछ। ठीक, तो अब उसके जो अपवाद है वो क्या है? यानी कि सामान्यता आपका जो सील है सिविल मामलों में क्या है? सुसंगत। सिविल मामलों में क्या है? सुसंगत नहीं है। लेकिन कहता है अपवाद भी तो है बेटा, अपवाद भी तो देखो। कहता है कहां पे है? यदि अन्यथा सुसंगत है। यदि, पहला पॉइंट, यदि अन्यथा सुसंगत है। अब यदि अन्यथा सुसंगत, यदि अन्यथा सुसंगत है तो, यदि अन्यथा सुसंगत है तो इसका मतलब कि हम लोग कहाँ जाएंगे? सेक्शन 52 में, जो 5 से 55 पुराना है, जो अब 3 से 50। तो इनमें अगर कहीं पे भी वो सुसंगत होगा, यदि अन्यथा सुसंगत है, तो उसको हम ले लेंगे। ठीक है। फिर कहता है कि फिर दूसरी बात, यदि, इसमें दो बात है, नहीं, दूसरा कहता है कि यदि नुकसानी के मामलों में, यानी यदि नुकसानी की मात्रा प्रभावित करता हो, यदि नुकसानी की मात्रा, यदि नुकसानी की मात्रा प्रभावित करता हो, सेक्शन ये आपका 50। यदि अन्यथा सुसंगत है, यानी कि इफ अदरवाइज रिलेवेंट, तो 52 ले लेंगे। इफ इट अफेक्टेड द अमाउंट ऑफ डैमेज, सेक्शन 50। इफ इट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेज, यानी कि सीधी बात है कि नहीं है, लेकिन इन दो सिचुएशन में हम सिविल मामलों में भी सील को सुसंगत मान लेंगे। ठीक है। तो ये दो बात होगी। अब क्रिमिनल मैटर में क्या होता है? आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल मैटर में देखिएगा, क्रिमिनल मैटर में होता है कि अच्छे सील का साक्ष्य सुसंगत। किसका? अच्छे सील का, अच्छे सील का साक्ष्य सुसंगत है ना। धारा, ओ सॉरी, 47, 53 करना, 57, 47 पुराना, 53 नया 47। यानी कह रहा है कि अच्छे सील का साक्ष्य क्या है? सुसंगत। फिर जब अच्छा सील है तो बुरा सील भी होगा, तो कहता बुरा सील का क्या होगा भाई? उसको ही बता दिए, बुरा सील, बुरा सील का क्या होगा? हाँ? इसमें भी सामान्यता ये असुसंगत है। अब समानता शब्द आ गया, इन जनरली सामान्यता ये क्या है? असुसंगत है, असुसंगत है। सामान्यता ये क्या है? असुसंगत है। धारा 48, धारा 48, सेक्शन 48।
समानता ये क्या है, असुसंगत है। लेकिन कहता है कि इसके भी कुछ अपवाद है भाई। अब बुरे सील के भी अपवाद कौन कौन से हैं, इसके अपवाद, इसके अपवाद देखिएगा, बुरे सील के अपवाद। इसके अपवाद कौन कौन से हैं? यदि अभियुक्त अच्छे सील का साक्ष्य देता है, यदि अभियुक्त अच्छे सील का साक्ष्य देता है, से किस सेक्शन में देगा, सेक्शन 48। हाँ अच्छा, हाँ 49, 49, 49, हाँ 54 का 49 होगा ना। इफ द एक्यूज्ड गिव्स एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर, इंग्लिश वाले भी लिख लो ना, इफ द एक्यूज गिव्स, एक किताब में नहीं मिलेगा आपको, अभी मत ढूंढिएगा, मिलेगा नहीं वहां पे भी, अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। इफ द एक्यूज्ड गिव्स एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर, सेक्शन 49। दूसरा, यदि सील विवादग्रस्त हो, यदि सील, यदि सील विवादग्रस्त हो, ये एक्सप्लेनेशन 2, नहीं 1 होगा, एक्सप्लेनेशन 1, 54 यानी 49। इफ कैरेक्टर इज इन डिस्प्यूट, इफ कैरेक्टर इज इन डिस्प्यूट, फिर प्रीवियस कन्विक्शन यानी पूर्व दोष सिद्धि, पूर्व दोष सिद्ध, एक्सप्लेनेशन 2, सेक्शन 49 है। हाँ, क्रिमिनल मैटर में पूर्व दोष सिद्धि जो होती है वो बुरे सील का साक्ष्य होती है। ठीक है, इस तरह से इसके हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर को। बन गया ना, ग्राफ बन गया पूरा। इसको प्रीवियस कन्विक्शन, प्रीवियस पूर्व दोष सिद्धि, एक्सप्लेनेशन 2, प्रीवियस कन्विक्शन, प्रीवियस कन्विक्शन, एक्सप्लेनेशन 2, सेक्शन 49। ठीक हो गया। अब देखिए, अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले 3 शब्द आपको सेक्शन 50 में सील, सील शब्द दिया गया है, पहले हम लोग 3 शब्दों पे गौर करते हैं, विचार करते हैं, और आपसे देखते हैं कि आप इतने बड़े बड़े हो गए हो, कितने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, है ना, सब भारत के जिम्मेदार नागरिक बन चुके हो, है ना, नहीं बने हो, भारत के जिम्मेदार नागरिक हुए कि नहीं हुए, 18 साल में ही हो जाते हो, नहीं होते थे। ऑनलाइन में मिस्टर अबरार अली, फरमान अली, शुभम, रोहिब, शायरा एरम, कुल 10 पार्टिसिपेंट। चलिए, अब आइए, अब मैं आपसे 3 शब्दों पे, ख्याति, ख्याति, ख्याति नाम की एक लड़की भी थी अपने क्लास में, आज वो होती तो आज उससे पूछा जाएगा, साधारण ख्याति,
इसको जनरल रिपुटेशन बोला, यानी जनरल रिपुटेशन। ख्याति। और दूसरा है साधारण स्वभाव। साधारण स्वभाव। जनरल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्पोजिशन। जनरल डिस्पोजिशन। और एक शब्द होता है अफवाह। र्यूमर। ये तीन शब्द हैं और तीनों शब्द के माध्यम से पूरे इस जाल को समझा जा सकता। जनरल रेपुटेशन, सब लोग जानते हो रेपुटेशन क्या होती, क्या होती? दूसरे की नजरों में आपकी कितनी वैल्यू है, यानी दूसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक है। और स्वभाव क्या होता है? स्वभाव उसकी वास्तविक प्रकृति होती है। ठीक है, यानी उसकी वास्तविक प्रकृति होती है। इसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट करिए जरा। ख्याति और स्वभाव, इसको घर के अंदर ले चलिए। हस्बैंड और वाइफ, ज्यादातर उदाहरण उन्हीं पे सेट होते हैं। दोनों घर के अंदर खूब लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उस थ्रेशोल्ड से बाहर निकलते हैं, इतना बाहर के लोगों की नजरों में इतना अच्छा उनका नजरिया है कि देखो यार, ये कितने अच्छे से दोनों हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। लोग उसकी मिसाल अपने मोहल्ले में अपनी बहुओं को देते हैं। उसकी बहू को देखो, कितने अच्छे से वो रहती है, देखो रोज जाती है, ऑफिस जाती है अपने हस्बैंड के साथ, या टीचिंग करने जाती, पढ़ाने जाती, देखो कभी आज तक उनको लड़ते झगड़ते हमने नहीं देखा। तो ये दूसरों की राय में उनकी क्या है? आती है, रिपुटेशन है उनकी। वास्तविक रूप में वो जो बाहर इस तरह दिख रही है, वो अंदर बहुत झगड़ालू है, हस्बैंड से रोज लड़ती है। वो उसका वास्तविक नेचर है कि वो घर में बहुत लड़ती है। तो वास्तविक स्वभाव उसका और ख्याति दोनों पता चल गया। खुशबू, तुम बड़ा शांत हो, एप्लीकेबल हो रहा है क्या तुम्हारे ऊपर? तो होता है, जो लोग बाहर बहुत सीधे दिखते हैं, अंदर बहुत टेढ़े होते हैं, है ना? नहीं नहीं, बाहर से तो देखे नहीं, हम यहाँ पे तो हो भाई, अब बाहर वही भी बात है, यहाँ पे तुम्हारी ख्याति तो बड़े सीधों में है। जैसे सैफ की ख्याति बड़े सीधों में है। अब बाहर चौराहा पे एक दिन समोसा वाले से लड़ाई कर रहे थे, मैंने कहा अरे ये तो यार उल्टा हो रहा है। ठीक है। तो अब अफवाह क्या होती है? अब अफवाह क्या होती है? अफवाह आपकी ख्याति बन सकती है। उस अफवाह को इस हद तक फैलाइए, इस हद तक फैलाइए
कि वो अगले की ख्याति बन जाए, यानी कि अगले ख्याति, अब यहाँ पे ख्याति अच्छे में भी बुरे में भी दोनों में ले सकते हो आप। ख्याति मतलब कि लोग उसी नाम से या उसी जैसे ही उसका नाम आता उनकी राय बन जाती है। इसका लेटेस्ट उदाहरण राहुल गांधी को पप्पू आलस, आलू से सोना, बात थी नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन उसको इतने स्ट्रांगली तौर पे प्रचारित किया गया कि वो बात ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने ही कही थी, और वो अफवाह धीरे 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 करके लोगों में उसको पप्पू साबित करते हैं। आप लोगों की नजर में भी होगा। तो अभी जैसे एक दो दिन अब एक कार्टून मैंने देखा था, उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी का वो दिया था, तो वो गई डॉक्टर के पास, बोली डॉक्टर साहब मुझे क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें गांधी के भाषण नहीं सुनने चाहिए, नहीं तो बच्चा मंदबुद्धि होगा। तो अब कहने का मतलब कि हर एक चीज को इस र्यूमर को इस तरह से आप स्टैब्लिश करिए कि वो अगली की ख्याति बन जाए, और कब बने ये पता ना चले। बहुत सी चीजें, इसीलिए मीडिया मीडिया का जो रोल होता है वो यही होता है कि वो किसी भी चीज को, भले वो गलत हो सही हो, अफवाह को इतना फैला देती है। अभी कोरोना के टाइम में कितनी चीजें फैलाई गई, उसी के आधार पे कितने लोगों के नाम पे एफआईआर हो गई, मुकदमे चले, अब जाके उनका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, इसमें वो दोषी नहीं। तो अफवाह को इतनी स्ट्रांगली, जैसे हमने कहा कि ये है, अगले ने कहा ये है, अगले ने कहा ये है, अगले, तो सोशल मीडिया का यही बैड इंपैक्ट है कि वो अफवाह को इस तरह से स्टेब्लिश कर देती है कि हर आदमी उसको सच मानने लगता है। और जब अफवाह सच के रूप में आ जाती है तो अगले की ख्याति में बदलने में देर नहीं लगती, और कब हो जाती है पता भी नहीं। ठीक, ये बातें। अरे यार अभी सीधे सीधे बता दिया, अभी तो स्वभाव लड़ाकन है, ठीक है, उसका वो स्वभाव है कि वो घर में लड़ाकन है, अंदर लड़ती है, बहुत लड़ती है। डिस्पोजिशन स्वभाव वही उसका चरित्र है, लेकिन बाहर जो उसका रेपुटेशन है, तो वो बाहर लोगों की नजर में ना बड़ा अच्छा रेपुटेशन है, लेकिन वास्तविक चरित्र उसका लड़ाका है। ठीक है, वास्तविक चरित्र उसका लड़ाकों का है। जैसे कोई अपराधी व्यक्ति क्या कभी कहता है क्या कि मैंने अपराध किया है, या कोई कहता है क्या कि मैं बहुत बुरा हूं, कभी कोई कहता है क्या, बुरा करने के बाद भी नहीं बोलता कि मैं बुरा हूं, बोलता है कोई? मसला कोर्ट के सामने ही तो फंसता है। तो वो बुरे सील का व्यक्ति है, अगर बुरे सील का व्यक्ति नहीं होता तो वो रेप कैसे करता? अब बुरे सील का साक्ष्य दे दिया जाए तो उसको तो सजा हो जाएगी, लेकिन कहता है इस तरह के साक्ष्य को लेकिन परमिट नहीं किया गया कि किसी भी व्यक्ति के बुरे सील को आपको कहने दिया जाएगा। तो ये कहा गया कि बुरा सील आप तब साबित करेंगे जब वो कह रहा है कि मैं अच्छे सील का हूं, तब आप बुरा सील उसका साबित करें। जैसे कहते हैं ना, मुंह मत खुलवाइए, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मुंह मत हमारा खुलवाइए, बंद है तो बंद रहने दीजिए। तो अगला जब सोचता है कि यार अच्छे, ये बात हमको छेड़ना ही नहीं है कि हम अच्छे चरित्र के हैं, लेकिन अगर हम अच्छे चरित्र के अगर एक शब्द बोले तो ये हजारों शब्द हमारे पूरे चरित्र पे लगा देंगे। इसीलिए कहते हैं किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे वो एक है ना, एक कि जब अपने घर शीशों के हो तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, है ना। तो पत्थर फेंको चाहे ईंट फेंको, बात वही है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रही? तो ये बात है। तो अब आइए, ये मतलब ये बात जनरल वे में बात पता चल गई ना, कि हम लोग ख्याति, स्वभाव, अफवाह, है ना, तीन बातें हैं। अब इसको सेक्शन 55 में डिफाइन किया गया है, दोनों पुराने 55 में, नए 50 में। ठीक है, किसको? ख्याति को, क्या रेपुटेशन। अब हम आते हैं इसके
ऑपरेटिव पार्ट पे सेक्शंस की पूरे, ठीक है। पहले सेक्शन पढ़ लिया जाए। हाँ, सेक्शन पहले पढ़ लेते फिर उसके बाद आगे बढ़ते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चार्ट जो बनवाए इसको कल याद कर लेना, ठीक है। कल ये याद होना चाहिए अभी उसमें, फिर ताकि एक्सप्लेनेशन करने में आसानी हो जाए। हम्म। क्या चीज? हाँ, जो अभी चार्ट बना उसकी बात में करो। इन सिविल केस पहले ही शब्द है इसका, कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, यानी सील कब सुसंगत है, कब सुसंगत है। तो आपको ध्यान कहाँ पे रखना है? सील पे और उसकी सुसंगतता पे, और फिर बीच में कब, किन किन सिचुएशन। बाकी में नहीं है तो छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, लेकिन कब सुसंगत है उस पे ध्यान देना, ठीक है। इन सिविल केस, कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट imputed relevant, irrelevant, irrelevant। सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है। क्या है? विसंगत है। विसंगत समझ गया, जो सुसंगत। जैसे अब किसी भी आदमी के बारे में, मान लो ये एक बंदा है, ये बहुत अच्छा व्यापारी है बेचारा, है ना। अब लोग इसके बारे में बोले कि साहब ये बड़ा बेकार आदमी है, लेकिन हमको पता कि नहीं ये बेकार आदमी नहीं है, ठीक है। तो अब बुरा बुरा सील जो कह रहा है वो क्या है? विसंगत। और सिविल मामलों में वैसे भी होगा कि कुछ भी आप कहिए कोई मतलब नहीं, विसंगत। इन सिविल केस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न ऑफ इज such as to rendered probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant except in so far as such character appearance from fact otherwise relevant। सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी संपृक्त व्यक्ति का सील है, संपृक्त मतलब कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, सील ऐसा है कि जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या संभाव्य, अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य, कुछ थोड़ा से या बहुत ज्यादा, ठीक है। ये ये दो शब्द आप लोगों ने कहाँ कहाँ पढ़े, याद है आपको? बीएनएस में कहाँ पढ़ा? हाँ, अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना देता है विसंगत है, यहां तक कि सिवाय जहां तक कि ऐसा सील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है, अन्यथा तथ्यों से सुसंगत। ये जहां पे सिवाय लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट, इसके बाद जहां पे एक्सेप्ट लिखा हो तो वो चीजें अलग कर दिया करो, ठीक है। एक्सेप्ट जहां तक कि ऐसा सील अन्य, तो अभी एक्सेप्शन में क्या लिखा था आपने? एक्सेप्शन में
अदरवाइज इज रिलेवेंट है ना, अदरवाइज रिलेवेंट, फ्रॉम फैक्ट अदरवाइज रिलेवेंट, जहां पे अन्यथा वो सुसंगत, उसके सिवाय हर जगह पे, यानी किसी जगह पे आप बोलोगे कि वो बेकार है, बुरा है, ये है ना, हम नहीं मानेंगे। कब? जब मामला कौन सा हो? सिविल हो। मैटर कौन सा होना चाहिए? सिविल होना चाहिए। ठीक, अब सिविल नेचर के मामले क्या होते हैं? तलाक, मानहानि, मैनेज मैरिज डिसोल्यूशन, है ना, एक्सीडेंट, सब सिविल मामलों के नेचर होते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप उसका बुरा चरित्र कितना भी आप साबित करो, उससे हमें लेना देना कुछ नहीं। ठीक है, फिर 47 क्या कहता है? इन क्रिमिनल केस, यानी वो तो सिविल में हो गया कि सिविल में अब आप एक शब्द में क्या बोलोगे? एक्सेप्ट, अभी एक नहीं, एक्सेप्शन आप छोड़ दो, आप सामान्य विधि देखो। सामान्य विधि क्या है कि सिविल मामलों में आपका सील क्या होगा? इररिलेवेंट होगा, याद रखिएगा, विसंगत होगा। किसमें? सिविल में विसंगत होगा। विसंगत मतलब इररिलेवेंट, सुसंगत नहीं है। ठीक है, शब्दों पे भी ध्यान रखिएगा, विपरीत में जो गलतियां होती हैं इन्हीं शब्दों पे होती हैं। ठीक है, तो सिविल मामलों में बिल्कुल खुलेआम बोलिए, जिसको कहते हैं ना, चिल्ला चिल्ला के बोलिए, विसंगत है, विसंगत है। फिर धीरे से कान में कह दो नहीं है, सुसंगत भी है, तो फिर कहाँ पे है भाई, अपवाद में आइए ना। वो भी बाद में उसको देखना, पहले ये समझ लो। ठीक है, फिर कहता है इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर, प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलेवेंट, यानी दांडिक मामलों में या दांडिक मामलों के प्रवर्तन में अच्छा सील, अच्छा सील इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, द फैक्ट दैट द criminal person accused is of a good character is relevant, ये अभियुक्त अच्छे सील का व्यक्ति है, ये बात रिलेवेंट है। ठीक, यानी कि क्रिमिनल में ये बात कि व्यक्ति अच्छे सील का है, सुसंगत है। इसको ऐसा क्यों किया गया, अभी जब हम लोग उसमें आएंगे, व्याख्या में आएंगे, तब अब आपको लग रहा हो कि सर आप क्या बोल रहे हैं, बुरे सील में वो अच्छा है, सुसंगत है, और सिविल मामलों में आप उसको बुरा बता दें, बुरे सील का व्यक्ति जो है वो विसंगत है। हम्म, तो कुछ थोड़ा से उल्टा लगा करता है पढ़ने में, पहले तो कुछ दिन तो समझे में नहीं आता है कि कहना क्या चाहता है। अगर अपने से पढ़ो तो कुछ दिन तो समझे में नहीं आता, उसी में घूमते रहते हो, कहना क्या चाहता है। तो क्यों होता रहे, अगर क्यों आप पकड़ लिए तो फिर आपको लगे अच्छा इसलिए ये होता है। तो मैंने कल या परसों में 2 लाइन में बताया था ना, कि अगर इतने लोग बैठे हो, अगर कोई बंदा आके कह दे कि आप सब नाकारे हो, उनके साथ जो सुनने वाला होगा तो कहेंगे हाँ सब बेकार है। अब उससे कहा जाए कि इसमें कोई अच्छा है, उस व्यक्ति से जो जिसके साथ आया था, जिसने कहा कि सब नाकारे हैं, तो वो कभी अपनी राय बना पाएगा कि इसमें से कोई अच्छा भी है? कभी नहीं बना पाएगा वो अपनी राय। कहीं कोई मसला भी आएगा तो उसके दिमाग में तुरंत आएगा कि इसकी भला व्यक्ति ने शिकायत की थी, कि ये आदमी अच्छा नहीं है। जैसे कभी कभी आप ही को कोई साइड से बता देता कि यार वो रिश्तेदार अच्छे नहीं है, अभी आपने उनको क्या किया है, अभी आप उनसे यूज टू नहीं, मतलब यूज टू इन द सेंस कि आप कभी उनके घर अब नहीं गए। अब उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति नहीं, उस रिश्तेदार का उस रिश्तेदार से क्या मैटर था, आ, लेकिन आपको नहीं पता क्या मैटर था, लेकिन उसने कहा कि यार वो फला जो नए रिश्तेदार है ना, बहुत बेकार किस्म के आदमी है। अब आपके मन में क्या इमेज बनी? बहुत बुरे रिश्तेदार है,
अब उन्होंने क्यों ये ऐसा कहा था, हो सकता है उनका कुछ लेन देन रहा हो, उन्होंने मांगा हो और ये दिए ना हो, कुछ बात हो गई होगी, उन्हें उनकी बुराई करना शुरू कर दिया। अब इस रिश्तेदार को, जिसको बताया गया कि वो बहुत बुरे आदमी, कभी इत्तेफाक से मौका लगा, वो घर गए, वहां पे सारा कुछ देखने के बाद एक कॉमन सेंस के व्यक्ति को पता चल जाता है। अच्छे रिश्तेदारों की पहचान कैसे करते हो आप लोग पता है? क्या पैरामीटर्स होते हैं आपके? कभी अपने आप को आकलित किया या कभी देखा है? अच्छे रिश्तेदारों को क्या पहचानो, तुम ज्यादा अनुभवी हो, बोलो। और नाश्ते में क्या क्या देते हैं? तो ज्यादा नाश्ता दो अच्छा है। दरवाजे से, गेट से ही पता चल जाता है कि ये बंदा किस मिजाज का है। चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है ना? ऐसे होता है ना कि एक रिजल्ट आने पे एक उत्साह होता है, किसी भी खुशी में एक उत्साह होता है, और एक नॉर्मल रहता है। जैसे आपके मित्र का रिजल्ट आ जाए और वो आपसे बोले खुश होके कि यार मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया हूँ, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, सब यूज टू ना, सब जानते हो कैसा होता है। तो वो कोई देखो, कोई आपको खाने को पूछे ना पूछे, नाश्ते को पूछे ना पूछे, पानी को पूछे ना पूछे, मैटर वहां नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो आप जितनी देर आप उसके घर पर थे, उसने आपको कैसे एंटरटेन किया। बहुत से लोग होते हैं, आ जाते रिश्तेदार, बैठे रहते मोबाइल पे लगे रहते, आजकल तो भिड़े रहते अपने मोबाइल पे, कोई मतलब नहीं, बैठे हो बैठे रहो, आएगी चाय आ जाएगी, नाश्ता आ जाएगा, वो खा लेना चले जाना, नहीं, ये नहीं। आज जब तक आया तो अच्छे से उसको हैंडल करिए, कि कितनी देर रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद तो चले जाएगा नहीं। तो बहुत से लोग होते हैं बहाना बना के, सॉरी मेरा एग्जाम है मैं जा रहा हूँ, आप बैठिए, है ना? 48 क्या कहता है? तो हर बहुत सी पहचाने होती हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई इसीलिए बहुत जरूरी होती है, पढ़ोगे लिखोगे तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आएगी। एविडेंस ऑफ कैरेक्टर आर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट इन सर्टेन केसेस। कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत ना होना। तो बीएनएस की धारा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, है ना, के अधीन किसी, अब सारे सेक्शन से देख लेना ना, कभी कभी होता क्या है कि पूछ देता है कि सवाल तो रहेगा एविडेंस का, लेकिन बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत वो बिलोंग नहीं करता। तो 64 से शुरू होता है, 78 तक जाता है। किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए, तो यहाँ पे अपराध भी है और अपराध का प्रयत्न भी है, ठीक है, दोनों चीजें। किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य है, वहां पीड़िता के सील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। ठीक है? जैसे ये आजकल अमूमन बहुत ज्यादा चल रहा है, इस सेक्शन का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है 48 का, कि लड़के लड़कियां आपस में साथ रहते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से रहते हैं, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो 376 पुराना अब कहाँ गया, 63 में एफआईआर करवा दी। अब जब एफआईआर होती है
तो मामला चरित्र पे आता है। फिर वहां पे सुनो एक दूसरे की, फिर उसने ऐसा कहा, फिर उसने ऐसा, तो इसीलिए उस चीज को यहाँ पे सुसंगत नहीं होगा कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इससे मतलब नहीं। या वो किस तरह था, कैसा था, किससे किससे रिलेशन, तो तमाम तरह की बातें आती है ना। फिर आदमी जब, जिसको बोलते हैं बखिया उधेड़ने लगता है जब, तो ये पूरा उधेड़ देता है वो। तो इसलिए कहा गया कि ना, कोर्ट के सामने, क्योंकि हो सकता है कि जज साहब वहीं पे फैसला कर दे कि नहीं, ये बंदा गलत है, वो नहीं। ठीक है, मतलब उसके आधार, तो इसीलिए उसको नहीं, उस पे हमको चर्चा ही नहीं करनी कि इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 8, 79, 70, 71, 74, 75, 6 BNS, अटेम्प्ट टू कमिट, यहाँ पे अटेम्प्ट भी है, ठीक है ना, अटेम्प्ट टू कमिट any such offense where the question of consent is in issues evidence of the character of the victim or such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the equality of for consent of consent। ठीक। 49। हम्म। विक्टिम तो इसमें कौन हो सकता है, इस सेक्शन धाराओं में देखो, इन धाराओं में किससे रिलेटेड है, तब तो विक्टिम कौन होगा। कभी पुरुष का बलात्कार हुआ है। 49, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, एक्सेप्ट इन रिप्लाई, उत्तर में होने के सिवाय, सब देखना, उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरासील सुसंगत नहीं है। ने हमने कहा कि मुंह मत खुलवाइए, ठीक है। आदमी भी बोलने लगता तो तुम बहुत बड़े दूध के धुले हो, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो लेकिन जब कहते हो कि नहीं, मैं बहुत पाक साफ हूं, मैं तो बिल्कुल उच्च क्वालिटी का सन्यासी हूँ, उच्च क्वालिटी का ब्रह्मचारी हूँ, उच्च क्वालिटी का ये हूँ, अच्छा, तभी तुमको हम वहां देखे थे, इसको कैसे पता। तो जब वो आपके यदि आपके नहीं, आपने जब कहा कि मैं अच्छे चरित्र का हूं, तब के सिवाय वो बोल, यहां तक कि अगर वो बंदा जो बुरे चरित्र का है, जो बुरे चरित्र का, या जो विक्टिम है, या जो एक्यूज्ड बंदा है, वो अपने बारे में कुछ नहीं बोलता, शांत रहता, बिल्कुल साइलेंट रहता है, ठीक है। तो अभियोजन की हिम्मत नहीं है कि वो उसको कह दे कि तुम बहुत बुरे आदमी हो, हिम्मत नहीं है अभियोजन की। यानी अभियोजन को परमिटेड नहीं है कि वो एक्यूज्ड को ये कहे कि तुम यार बड़े गंदे आदमी हो, बड़े बुरे आदमी हो, बड़े घिनौने आदमी, समथिंग टाइप में जितने शब्द बुरे वाले, वो नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोल सकता उसको। और अगर उसने कहीं, एक्यूज्ड ने गलती से कहीं कह दिया कि मैं बहुत उच्च क्वालिटी का सन्यासी हूँ, उच्च क्वालिटी का धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, आसाराम बापू की तरह, राम रहीम की तरह, तो फिर बखिया उधेड़ना शुरू करेगा कौन, अभियोजन, सरकारी वकील। लेकिन यहीं पे एक माइन्यूट सा डिफरेंस ये है कि अगर एक्यूज ने अपने साक्षी के बारे में कहा कि ये बड़ा अच्छा साक्षी है, बड़े चरित्रवान है और सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तो वहां पे अभियोजन उसके बुरे चरित्र का नहीं कर सकता, विटनेस के नहीं। अभी विटनेस को किसने कहा, विटनेस को विक्टिम ने कहा, विक्टिम जो पीड़ित व्यक्ति है उसने कहा कि ये बहुत चरित्रवान व्यक्ति, इनसे पूछ लीजिए आप हमारे बारे में हम कैसे हैं। तो अब वहां पे अभियोजन उनके उनके चरित्र पे लांछन नहीं लगा सकता।
कि पता है कितने अच्छे हैं ये, हमको पता है। ठीक है, लेकिन अगर वही बात हम बोल दिए, तब तो फिर हमारी ऐसी तैसी कर देगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये अच्छे चरित्र का तो वहां पे अभियोजन को राइट नहीं है कि वो उसके बुरे चरित्र का साक्ष्य दे। नहीं, एक्यूज, एक्यूज जो अपराधी है, विक्टिम नहीं, साक्षी जो है, विटनेस, मैंने क्या बोला, विटनेस बोला ना, साक्षी, साक्षी के बारे में। अरे इसको ऐसे समझो ना यार तुम लोग, तुम्हारे ऊपर दे देते हैं, तुम्हें को नहीं समझ में आता ना। वो तो अभियोजन होता है, ये अभियोजन है, ठीक है। ये क्या है, ये अभियोजन समझ रहे हो ना? एपीओ भी हो सकता है, पीओ भी हो सकता है, अलग अलग मैटर में डिपेंड कर, अगर क्रिमिनल। अब ये यहाँ पे डिफरेंस कैसा होता है एपीओ और पीओ में? अगर हत्या मर्डर से संबंधित है तो पीओ काम करेगा, नहीं तो एपीओ काम करेगा। आ क्या करे? हाँ प्रमोशन हो। अरे यार, वो उसका कोई साल नहीं, वो सिचुएशन पे होता है। ये अपराधी है, ठीक है, ये अपराधी है, ठीक है। ये साक्षी है, ये साक्षी है, ठीक है, ये साक्षी है, ठीक। अब ये साक्षी है, ये अभियोजन है। ये न्यायालय के सामने कहता है कि साहब मैं अच्छे चरित्र का व्यक्ति हूं, मुझको फंसाया गया है, ठीक है। अगर ये ऐसे बोल दिया तो इसको मौका मिल गया, इसका मुंह खुल गया, ठीक है। अब ये कहेगा, अगर ये जानता है कि मैं तो यार अपराधी हुई हूं, मैं तो बेकार ही हूं, क्या बोलूं कि मैं सही हूं, तो ये कुछ नहीं बोलेगा, शांत रहेगा। अब ये कहता है यार कौन मेरे बारे में बोले कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं अब बोलूंगा तो मामला खराब हो जाएगा। तो कहता है साहब, इससे कहता है कि साहब आप इससे पूछ लीजिए ना कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो अब ये कहता है इससे कि साहब ये जो अपराधी है ना, बहुत अच्छे क्वालिटी का आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छी क्वालिटी का, हाँ अच्छी क्वालिटी का, बड़ी तारीफ करता है उसकी। जब कुछ लोग होते हैं ना, जब रिश्ते कराने होते हैं एक दूसरे के, कितनी तारीफें होती हैं, अगर उस तारीफ का 1% भी अगर सच हो जाए तो शादी सफल हो जाए, ठीक है। अभिषेक आप बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है? तो यहां पे अब ये इस साक्षी के बारे में वो कितना भी अच्छा बोले, इसके बारे में कितना भी अच्छा बोले, पूरा प्रवचन अच्छे पे दे जाए इसकी अच्छाई पे, तो साक्षी अब भले बुरा है, ये जानता है कि बेटा तुम्हारे बारे में भी पता है, इसके पहले तुम भी दोष सिद्ध हो चुके हो, तो ये उस बात को न्यायालय के सामने नहीं लाएगा, यानी साक्षी के कैरेक्टर पे वो ब्लेम नहीं लगाएगा, ठीक। समझ में आ गई बात? हाँ, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो ये तारीफ कर रहा है ना इसकी कि हमारा साक्षी बहुत अच्छा है, पूछ लीजिए जो पूछना है आप, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मना है, आप उसके बारे, आप इसके बारे में तो कुछ भी बोल सकते हो, उससे नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे पहले डाका पड़ता था ना, डकैती होती थी पहले ना, तो वो डकैत भी बड़े चरित्रवान हुआ करते थे। एक चरित्रवान पे एक चीज और याद आ रही है, एक चरित्रवान चाय पीते हो आप लोग या चरित्रहीन चाय पीते हो आप लोग? बताया था ना एक दिन। चरित्रवान चाय पीते हो या चरित्रहीन चाय पीते हो? तो हाँ,
नहीं, चीनी से नहीं मतलब होता उसका। कप और कुल, जो एक जो कप बार बार यूज होता है वो चरित्रहीन होती है। ठीक है, कई अधरों से उसका संपर्क होता है। ठीक है। और चरित्रवान वो होती है कि कुल्हड़ में पिए और फेंक दिए। तो आपके लोग ज्यादा चरित्रवान हो गए ना। तो उस वक्त डकैतों में चरित्रवानता की मैं बात बता रहा हूं एक बार। गए डकैती डालने, तो उस वक्त क्या होता था कि पुलिस का भेष बना के जाया करते थे लोग, कि दरवाजा खोलिए, हाँ, आप के यहाँ दबिश है। उस वक्त दबिश ज्यादा पड़ती थी, और उन घरों में ज्यादा पड़ती थी जहाँ पे जमींदार लोग रहते थे। तो ये होता था कि कोई लुटेरा डकैत होगा तो उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसलिए लोग डाला करते थे। तो गए, वो नहीं खोला गया दरवाजा, तो ऊपर से फांद के वो बाउंड्री से कूद आए। फिर एक दरवाजा खोल दिया, फिर सब आ गए, गेट खोल दिया फाटक से, अंदर आ गए। तो वो जो मैन एक्यूज, मतलब जो घर का मालिक था ना, उसको पकड़े। पकड़ने के बाद वो कर लिए, बोले ये कौन है? तो बोले वो रिश्तेदार है। अरे तो अब होता ना कि ऐसे सिचुएशन, मतलब भैया हम इनके घर के नहीं हैं, हम तो रिश्तेदार हैं, बोल देते ना लोग। तो अच्छा, आप रिश्तेदार हो, आप अलग हट जाओ। ये चरित्रवानता होती थी उस वक्त। चरित्रवान डकैत भी होते थे, मतलब कि रिश्तेदार से नहीं बोलते थे आप हट जाओ, महिलाओं से नहीं बोलते थे, कहते थे आप अलग हट जाओ। अब आज क्या होगा? आज तो पूरा का पूरा अटैक ही महिला पे होता है, क्योंकि जेवर एवर जितना भी होगा सब तो उसी के पास होगा ना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उस वक्त के डकैत भी थोड़ा से चरित्रवान हुआ करते थे। तो आज के तो चरित्र बचा ही नहीं। मोरालिटी जिसको बोलते हो, नैतिकता नहीं बची, जरा भी नहीं बची। ठीक, बात समझ में आ गई? अब आगे आइए। फिर उत्तर में है ना, ये था ना, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। In criminal proceeding, the fact that the accused has a bad character in irrelevant unless evidence has been given that he has a good character. वही बोला ना कि अगर ये good character, in which case it becomes relevant. अगर वो नहीं बोलता है तो, कि दांडिक कार्रवाइयों में ये तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे सील का है विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य ना दिया जाए या ना दिया गया हो कि वो अच्छे सील का है, जिसके दिए जाने की दशा में वो सुसंगत हो। स्पष्टीकरण, कहाँ पे लागू नहीं है ये चीज? अगर स्वयं ही बुरे हो तो फिर तो भाई उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है ना। तब तो पता ही कि उस वही मामला है सामने आया बुरा वाला, तो हम आपको अच्छा कैसे मान सकते हैं? बताओ, बोलो, अच्छा कैसे मान सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति, जिसको कहते हैं ना कि बाई बर्थ ही अगर वो प्रॉब्लम में है, हैंडीकैप या कोई भी प्रॉब्लम है उसको बाई बर्थ, तो अब उसको हम अच्छा तो नहीं कह सकते ना, बीमार ही बोलेंगे, रोगी ही बोलेंगे ना, अच्छा तो नहीं बोल सकते। तो जब आपका बुरे काम में ही आपका पूरा अभियोजन नहीं चल रहा है, तो भाई अच्छा हम कैसे मान लें? तब तो अब हमको उसके पक्ष में देना ही देना है। ठीक है, तो वहां पे नहीं। फिर दूसरा, पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। यानी पहले आप इसी मामले में क्या हुए थे, बुरे सील के साक्ष्य के रूप में, तो वहां पे वो रिलेवेंट होगा। ठीक, क्रिमिनल में, जैसे क्रिमिनल में ही है, लास्ट सेक्शन क्या कहता है? कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेज। अगर सिविल मामलों में ये तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिसमें नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव डालता है, सुसंगत है। इन सिविल केस द
fact that the character of any person is such as affect the amount of damage which he ought to receive is relevant. स्पष्टीकरण में क्या लिखा है? देखो यहाँ पे इतना लिख दिया है, लेकिन सवाल में जब आता है ना, ये तो बड़ा खतरनाक आता है। इसमें जो सवाल बनता है, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील का जो फैसला होगा वो वादी के पक्ष में होगा या प्रतिवादी के पक्ष में होगा? इसका प्रयोग हमेशा वादी के पक्ष में होता है। ठीक है, वादी के ऊपर नुकसानी का प्रभाव पड़ रहा है, तब वहां पे उसका सील देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिफेमेशन का केस है। ये बंदा एक उच्च चरित्रवान व्यापारी है। यहां पे एक निम्न चरित्रवान, एक प्रोस्टिट्यूट जिसको वेश्या बोलते हैं, वेश्या है। ये देखने में तो यहीं से फैसले हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी भी ख्याति होती है कि नहीं होती है? इसकी भी इज्जत होती है कि नहीं होती है? तो हमारे यहाँ जो एक शब्द यूज होता है, जब पुलिस वाले जाते हैं ना किसी घर की तलाशी लेने के लिए, तो उसमें दो सम्मानित व्यक्ति, संभ्रांत परिवार के या सम्मानित व्यक्ति, रिपुटेड पर्सन, दो लिए जाते हैं ना। तो जब रिपुटेड शब्द यूज होता है, सम्मानित व्यक्ति, तो जानते हो कौन होता है सम्मानित व्यक्ति? हर पर्सन सम्मानित होता है, चाहे वो नंगा हो, भूखा हो, कुछ भी हो, गरीब हो, अमीर हो, बस पड़ोस में रहता हो, सम्मानित है वो। ठीक है, तो यहां पे ये भी सम्मानित है, इज्जत है, ख्याति है। ठीक, अभी जब आर्टिकल 14 पढ़ोगे, तो आर्टिकल 14 में एक होता है क्लास क्लासिफिकेशन, यानी वर्ग भेद होता है, और एक क्लासिफिकेशन होता है, नहीं, एक वर्ग भेद होता है और एक वर्गीकरण होता है। तो वर्गीकरण में ही वर्ग भेद होता है। तो अब अगर हम इसको ओवरऑल पूरी ह्यूमैनिटी के कैटेगरी में ले, मानव में, तो ये इज्जतदार है। ठीक है, इज्जतदार है। इसकी किसी व्यक्ति ने अगर मानहानि कर दिया, तो ये कहां जाएगी? कोर्ट में जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? कोर्ट में केस करेगी। मान लो इसी के खिलाफ कर रही है, इसके खिलाफ कर रही है, इसी ने इसकी मानहानि किया। उच्च चरित्रवान व्यापारी ने एक निम्न चरित्रवान वेश्या, अब निम्न चरित्रवान मतलब वेश्या वर्ड लगा तो निम्न चरित्रवान उसको बोलेंगे। तो वहां पे मामला कोर्ट के सामने गया। अब मानहानि करने के रेफरेंस में इसने 1 करोड़ रुपया की डिमांड की कि हमारी मानहानि, हमको 1 करोड़ रुपया दिया जाए। अब ये व्यक्ति तर्क देता है कि ना, कोर्ट कहता है 1 करोड़ नहीं, 200-400 रुपया, 500 रुपया ले लो, जो तुम्हारी औकात है।
किस रेफरेंस में कोर्ट ने बोला? जनरल फॉर्म में बोला, यानी कि जो आपको दिख रहा है, जो समाज को दिख रहा है उस फॉर्म में बोला, लेकिन कानून में ये व्यक्ति उतना ही चरित्रवान होगा कानून की नजर में जितना कि ये है, क्योंकि कानून तोड़ने के लिए इसको ये परमिशन नहीं दिया जा सकता कि आप ऐसे व्यक्तियों की बेइज्जती करो। जैसे नॉर्मल जो गरीब या मजदूर या जो होते हैं, क्या आप उनकी बेइज्जती कर दोगे, उनका अपमान कर दोगे? बस फर्क ये है कि वो डिफेमेशन उस लेवल की है कि नहीं है, मैंने उस लेवल के मतलब कि उस लेवल के। अब ये कह देना कि आपकी औकात 400-500 रुपया ना, अब उसका पूरा वकील साहब जो इनके होंगे वो, साहब इनके यहाँ अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अब अगर इनकी रेपुटेशन को इस तरह से वो किया जाएगा तो वो लोग वहां पे नहीं पहुंचेंगे, उसमें भले चाहे जज साहब भी शामिल हो, है ना। तो कहने का मतलब कि अब उसका आकलन उस हिसाब से होगा, उसके अपने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के हिसाब से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके चरित्र के उस पे नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील तो है, ये पूरा पूरा है। तो वहां पे वो तथ्य इस पे नहीं देखा जाएगा, वो प्रतिवादी पे देखा जाएगा कि प्रतिवादी ने किस लेवल की इसकी मानहानि किया है। ठीक, जैसे इसको इसमें दूसरे वे में देख लो। जैसे अभी आपके सामने एक मुकदमा हम रखते हैं, एक मुकदमा आपके सामने ये है कि एक साधारण गांव की लड़की, ध्यान देना, और एक मॉडल, मॉडल मतलब समझ रहे हो ना? नहीं, मॉडल लड़कियां जो होती हैं, मॉडल, मॉडलिंग। अब आप आपको फैसला देना है, मैं सिचुएशन दे रहा हूं आपको। एक गांव के साधारण क्रिकेटर से, जो इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेटर है, उससे दो क्रिकेटर है, दो, एक मॉडल है, एक गांव की लड़की है, दोनों है, दो ग्रुप बनाइए। दोनों क्रिकेटरों की शादी, एक क्रिकेटर की शादी तो भैया कहता नहीं हम हाई फाई लड़की से शादी नहीं करेंगे, भले हम हाई फाई हो गए, पैसा कमा लिए, सब कुछ हो गया, तो उन्हें गांव की लड़की से शादी की। और एक ने गांव का था, वो मॉडल लड़की से शादी कर लिया। परिणाम दोनों का अंत में यही हुआ कि दोनों, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही, अंत में दोनों डाइवर्स फाइल कर दिया। अब अगर डाइवर्स फाइल किया तो मेंटेनेंस का प्रश्न खड़ा होगा। तो अब आपको अभी फैसला देना है कि आप मेंटेनेंस कैसे बांधोगे, मेंटेनेंस कैसे दोगे, वो नहीं है। यस, हस्बैंड के औकात के हिसाब से बांधी जाएगी, लड़की के औकात के हिसाब से नहीं। ठीक है, लड़की के औकात के हिसाब से नहीं, वो लड़के की औकात के हिसाब से, औकात मतलब कमाई जो भी है उसके सोर्स ऑफ इनकम जो उसके हिसाब से। और कमा रही है तो क्या जरूरत है मांगने की? उसको भी तो देखा जाएगा, बोलो। हाँ, तो अब अगर जज साहब वहां पे ये करें कि गांव वाली लड़की को कम बांध दें और शहर वाली लड़की को ज्यादा बांध दें, तो क्या होगा? अन्याय हो जाएगा ना। ठीक, तो अभी फिलहाल इतना समझो इसको, अभी आगे चल के हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे तो। ठीक, समझ में बात आ गई? तो हमेशा वादी के उस पे रखा जाता है, प्रतिवादी के हैसियत पे नहीं देखा जाता है।
प्रतिवादी की हैसियत पे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हम्म। हम्म। हाँ नहीं तो उसमें तो आप अपवाद में है कुछ 54 में, 53 में, 53 के अपवाद में है कुछ। हाँ। है। ठीक है। तो अब सिविल मामलों में सील का कोई साक्ष्य सुसंगत, लेकिन अपवाद स्वरूप, अपवाद कितने हैं, फिर कल इसका चार्ट बनवाएंगे एक दूसरे हिसाब से, वो चार्ट जरूर याद कर लेना, वो प्री के लिए रहेगा, बाकी इधर जो है वो मेंस के लिए करा देंगे, ठीक है। और क्रिमिनल मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य सुसंगत है, ठीक है, और अपवाद में बुरा सील सुसंगत हो जाता है, ठीक। ठीक है, आ गया समझ में ऑनलाइन। मिस्टर वसीम, सायरा इदरीसी, रोहिब, शुभम, ये सैमसंग जरा नाम बता दो, वीवो, सैमसंग, ये दो। एक वसीम साहब का तो हाथ दिख रहा है। फरमान, मिस्टर फरमान, आपका कोई फरमान नहीं आ रहा है। 115, वीवो, सैमसंग, ये नाम अच्छा, एक तो वो होगी ना, क्या नाम है, दीपांजलि। दीपांजलि होगी एक तो, है ना। एक बदल लो, नाम बदल लो, तो यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए सब लोग शो कर रहा है ना, आपका भी शो करेगा, सेव कर लो ना उसको। चलिए ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद, 2-3 मिनट बाद आप लोग ज्वाइन करिएगा।